नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सार्कोइडोसिस के बारे में। ओके, तो सार्कोइडोसिस भी एक तरीके का हमारा बैड डिजीज़ है, इसकी प्रोग्नोसिस बैड होती है। ओके, और हम लोग इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको बायोप्सी से। मतलब क्या कि इस डिज़ीज़ में ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हम लोग को अधिकतर देखने को मिलता है। ओके, और ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कि हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो मोस्टली जो डायग्नोसिस जो होता है, हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोग उस ग्रैनुलोमा का बायोप्सी लेते हैं। ओके, तो बायोप्सी में हम लोग को नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कहोगे क्या कि नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा में और भी अदर कंडीशंस में देखने को मिलता है, तो सही बात है। तो नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा हम लोग को इतने सारे कंडीशंस में देखने को मिलता है। ओके, पर हम लोग को इस डिज़ीज़ के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, तो कुछ क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट के हो गए, और साथ ही साथ बायोप्सी में नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा अगर हम लोग को मिल रहा है, तो उसको हम लोग कंबाइन करके कह सकते हैं क्या कि उस बंदे को सार्कोइडोसिस है। मतलब क्राइटेरिया क्या है सार्कोइडोसिस होने की, तो सबसे पहले हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे पेशेंट का। पेशेंट कुछ क्लिनिकल फीचर्स के साथ प्रेजेंट करेगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। ओके, और साथ ही साथ नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा अगर उस बंदे को है, तो वो हमारा डायग्नोसिस बनता है सार्कोइडोसिस का। ओके, तो अब देखते हैं कि नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा किस किस कंडीशंस में दिखते हैं। तो ये सबसे पहले इतने सारे कंडीशंस में दिखते हैं, इसमें से एक है हमारा 30% केसेस ऑफ टीबी। ओके, लिम्फोमा के पेशेंट्स में भी हम लोग को नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा देखने को मिलता है। अगर कोई हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है, तो उस केसेस में भी हम लोग को देखने को मिलता है। बेरिलियोसिस के केस में देखने को मिलता है, क्रॉन्स डिजीज़ और कैट स्क्रैच डिजीज़। तो इतने सारे डिजीज़ेज़ हैं जिसमें कि हम लोग को नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा देखने को मिलता है। ओके, लेकिन हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखने होंगे। तो क्लिनिकली ये जो ग्रैनुलोमा होता है, मतलब ये जो डिज़ीज़ होते हैं, वो कैसे होंगे। तो ये भी मल्टी सिस्टमिक है। हम लोगों ने लगभग सारे डिज़ीज़ जो देखा था रिमेटोलॉजी में, वो सब के सब मल्टी सिस्टमिक होते हैं। तो ये भी मल्टी सिस्टमिक होंगे। मतलब क्या कि बहुत सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करेंगे, किडनी को, लिवर को, हमारा CNS, CVS, रेस्पिरेटरी, लंग्स, ये सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होगा। ओके, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होगा, मल्टी सिस्टमिक होगा, और हेट्रोजीनस डिजीज़ होंगे। ओके, तो ये हमारा क्लिनिकल ऐसा प्रेजेंटेशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है कि ये रिजॉल्व करता है कम्प्लीटली इन 50% ऑफ द पेशेंट। मतलब क्या कि एक बंदे को अगर हुआ ये सार्कोइडोसिस, तो उसका रिजोल्यूशन है 50% लोगों के केसेस में। 25% केस में ये लंबा चला जाता है, मतलब क्रॉनिक हो जाता है। हम लोग बात करेंगे सार्कोइडोसिस में, तो सार्कोइडोसिस में 2 टाइप्स का है सार्कोइडोसिस। एक है हमारा एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। जो एक्यूट होता है उसे हम लोग थोड़ा मोड़ा मैनेज कर लेते हैं। ओके, एक्यूट में ही क्या होता है ना, 50% केस में ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाता है। अगर हम लोग लेकिन इसको ट्रीट ना करें और ये क्रोनिसिटी की तरफ ये चल जाएगा, तो 25% केसेस में हम लोग फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। और उस 25% केस में 5% जो होता है वो मोर्टेलिटी केसेस की तरफ चला जा सकता है। ओके, मतलब इन 25% में 5% लोगों का डेथ हो सकता है इस डिज़ीज़ से। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो है वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है। ओके, फिर से वही फीमेल का प्रीडोमिनेंसी है यहाँ पे। ऑलमोस्ट हर रूमेटोलॉजिस्ट में हम लोग को फीमेल का प्रीडोमिनेंसी देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है क्या कि हमारा ये बच्चों में नहीं देखने को मिलता है। जो 18 ईयर से कम बच्चे हैं उनमें ये डिज़ीज़ नहीं देखने को मिलता है। तो अगर कोई बच्चा है तो डायरेक्टली आप रूल आउट कर सकते हो कि वो वो सार्कोइडोसिस नहीं है उसको। ओके, तो लेस देन 18 ईयर्स के बच्चे को कभी भी सार्कोइडोसिस नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो HLA-BR11 जो होता है ये कॉजेटिव फैक्टर्स होता है। ओके, मतलब ये कॉज कराएगा। ओके, DR-B104 जो होगा ये प्रोटेक्टिव होगा, और DR-B103 ये जो होता है ना, लॉफग्रेन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। लॉफग्रेन सिंड्रोम ये जो है ये हमारा एक्यूट सार्कोइडोसिस में देखने को मिलता है। जो हमारा एक्यूट सार्कोइडोसिस होता है उसमें बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं, ठीक है। वो सिंड्रोम से ही हम लोग उसके बारे में पढ़ाई करेंगे आगे। उसमें बहुत सारे सिंड्रोम्स हम लोग को देखने को मिला, उसमें से एक है हमारा लॉफग्रेन सिंड्रोम। ओके, और कुछ और भी फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स ये देखने को मिलता है। B8 हो गया, DQ-B1201, ये सारे फैक्टर्स हैं। ओके, तो ये सारे जो होते हैं ये भी लॉफग्रेन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये दोनों जो है मतलब B201 और 301, ओके, ये दोनों के दोनों लॉफग्रेन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ओके,
और 04 के बारे में बात किया, 104 ये जो होगा ये हमारा प्रोटेक्टिव होगा। और 1101 जो है 1101 ये हमारा अफ्रीकन अमेरिकन्स में पाया जाता है। ओके, और 01 ये ध्यान रखना, B3 यहाँ पे, अभी तक B1 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, B3 0101 ओके, ये हमारा कॉकेशियंस में पाया जाता है। ओके, मतलब ये सारे जेनेटिक कॉजेज़ जो होंगे वो सब के सब कॉजेटिव फैक्टर होते हैं सार्कोइडोसिस के लिए, लेकिन B104 जो होगा ये प्रोटेक्टिव होगा, मतलब ये जीन प्रोटेक्ट करेगा उस बंदे को सार्कोइडोसिस नहीं होने से। ओके, अब कुछ एसोसिएशन है सार्कोइडोसिस का, जैसे कि प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीस। ओके, तो ये सब जो होता है चांसेस बढ़ा देता है ओके उसको सार्कोइडोसिस होने का, जैसे कि जिंजीवैलिस हो गया, प्रोपाइनोबैक्टीरियम जिंजीवैलिस वगैरह होता है। जिंजीवैलिस जो होते हैं ना वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है। यहाँ पे प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीस है। ओके, प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीस जो होगा वो सार्कोइडोसिस के साथ एसोसिएटेड होगा, लेकिन प्रोपाइनोबैक्टीरियम जिंजीवैलिस जो होगा वो हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट है बर्निंग फायरवुड। ओके, मतलब कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बहुत सारा वुड वगैरह जो बर्न होता है, ठीक है, लोग लकड़ियाँ काटते हैं उसको जलाते हैं, तो वो सब कॉज कर सकता है सार्कोइडोसिस को। उसके लंग में कुछ चेंजेस आएगा जिसके वजह से सार्कोइडोसिस होता है। ओके, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन आपको याद रखना है, सार्कोइडोसिस में ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है, इम्यून पैराडॉक्स। ओके, इम्यून पैराडॉक्स होता क्या है, तो देखो फ्रेंड्स, इम्यून पैराडॉक्स में इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही अच्छे से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इम्यून पैराडॉक्स में क्या होता है ना कि ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होता है सार्कोइडोसिस में। तो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन पहले तो क्यों हो रहा है सार्कोइडोसिस में, तो ग्रैनुलोमा में आप जानते हो कि वहाँ पे CD4 सेल्स होते हैं, T हेल्पर सेल्स होते हैं, ये सब कंबाइन करके ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, ग्रैनुलोमा जो होता था ना हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें जाइंट सेल होता है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं और कुछ CD4 सेल्स वगैरह भी होते हैं। ओके, तो CD4 सेल्स, T हेल्पर सेल्स सब मिल करके ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्या चीज़ है कि अब बंदा को तो मतलब ग्रैनुलोमा हो गया है, उससे कैसे हुआ, CD4 सेल्स और T हेल्पर सेल्स से। ओके, तो उसका जो पेरिफेरल ब्लड होगा, पेरिफेरल ब्लड में WBC का जो काउंट होगा, ओके, लिम्फोसाइट काउंट जो होगा वो गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, वो CD4 सेल्स और T हेल्पर सेल्स में कन्वर्ट हो गए हैं और वो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, तो लिम्फोपेनिया हम लोग को देखने को मिलता है पेरिफेरल ब्लड में। अब क्या होगा कि जितने भी लिम्फोसाइट्स होंगे वो तो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन में चलेगा, पेरिफेरल ब्लड में लिम्फोसाइट्स हैं ही नहीं, तो कोई सा भी इन्फेक्शन अब होगा, इन्फेक्शन, तो उस बंदे को आसानी से इन्फेक्शन लग सकता है। क्यों उसको आसानी से इन्फेक्शन लग सकता है, क्योंकि हमारा लिम्फोसाइट जो है वो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन में चला गया है। तो मतलब क्या कि उसके बॉडी में लिम्फोसाइट्स तो हैं, लिम्फोसाइट्स अबंडेंट है, उसके बावजूद भी इन्फेक्शन लग रहा है, तो ये कहलाता है हमारा इम्यून पैराडॉक्स। ओके, अगर लिम्फोसाइट्स नहीं होता तब इन्फेक्शन लगते तो समझ आता है, लेकिन लिम्फोसाइट्स हैं उसके बॉडी में और फिर इन्फेक्शन लग रहा है, तो ये है इम्यून पैराडॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है, मॉन्ट्यूक्स टेस्ट जो हम लोग करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, इसमें फॉल्स नेगेटिव आएगा। क्यों भाई, क्योंकि जो मॉन्ट्यूक्स टेस्ट है ना वो भी हमारा लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उसके साथ ही कंबाइन करके वो टेस्ट देता है। मतलब क्या कि अगर बॉडी में लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा है तो मॉन्ट्यूक्स टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे जो सारे के सारे जो लिम्फोसाइट्स है, CD4 सेल्स, T हेल्पर सेल्स, वो तो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन में चले गए, ब्लड में है नहीं लिम्फोसाइट्स, तो मॉन्टेक्स टेस्ट जो आएगा वो नेगेटिव होगा। तो मॉन्टेक्स टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, ग्रैनुलोमा नहीं है, नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमा तो है, फिर भी नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि CD4 सेल्स वो नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन करने चले गए, तो एक तरीके का ये फॉल्स नेगेटिव है। ओके, तो इसी टर्म को हम लोग क्यूटेनियस एनर्जी कहते हैं। क्यूटेनियस एनर्जी का मतलब क्या है कि फॉल्स नेगेटिव मॉन्ट्यूक्स टेस्ट। ओके, अब एक और चीज़ है फ्रेंड्स कि HIV केसेस, अगर किसी को HIV है, ओके, HIV वाले बंदे को कभी भी सार्कोइडोसिस नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि HIV वाले बंदे को ऑलरेडी CD4 सेल काउंट कम है। ओके, CD4 सेल्स काउंट कम है, तो CD4 सेल्स है ही नहीं, तो ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। जब ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो सार्कोइडोसिस ही नहीं हो पाएगा। ओके,